चलिए अब दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पे हम गिवन वॉल्यूम पुट करेंगे। कितना है गिवन वैल्यू वॉल्यूम इसका 12.2, तो 12.2 बाई 22.4। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये आएगा नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब यहाँ जो है ये नंबर ऑफ जो मोल आया इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कितने से डिवाइड होगा ये, 2 से कर देते हैं 6.1 61, अगर पॉइंट हटा दिए तो 2 से इसको 1 1 1 एंड 2। अब ये डिवाइड होगा? चलिए नहीं डिवाइड होता तो इतना ही मोल हम लिख देते हैं, पॉइंट में आएगा कुछ तो 61 0.54 1 1 कितना आया 0.54 मोल। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या, कुछ नहीं 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी 1 मोल जब CO2 है तो कितना मोल चाहिए आपको CuCO3? 1 मोल। 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना मोल चाहिए? CuCO3 1 मोल। तो 0.54 मोल प्रोड्यूस करने के लिए आपको CuCO3 का कितना मोल चाहिए? 0.54 मोल। यानी 1 मोल CuCO3 है, यहाँ पे देखिए 1 मोल CuCO3 है, कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट है, तो कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? 1 मोल। तो 0.5 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए हमको कितना चाहिए? CuCO3 0.54 मोल ही CuCO3 चाहिए। अब यहाँ हमको मोल मिल गया, नंबर ऑफ मोल इसका पता चल गया। ऐसा अब मोलर मास हमको निकालना पड़ेगा CuCO3 का, तो इसका मोलर मास निकालेंगे पहले। तो मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास जो हो जाएगा कॉपर का कितना होता है, याद है कुछ? 64 प्लस कार्बन का 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है 16 होता है, तो 3 इंटू 16। टोटल कितना हो गया, वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। कितना आया? 124 124। ठीक है, तो यहाँ पे 124 ग्राम। अब हमको क्या मोल पता चल गया, नंबर ऑफ मोल कितना है, मोलर मास पता चल गया। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं इससे क्या चीज कि कितना मोल, अब कितना वेट का हमको चाहिए CuCO3 जिससे कि 12.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सके। तो यहाँ पे करते हैं मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CuCO3 CuCO3 कितना हो जाएगा, इक्वल टू गिवन नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड मास, बाय आपका मोलर मास। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है 0.54,
इतना मोल आया था। रिक्वायर्ड हमको पता नहीं है, ये निकालना ही है, और ये आया था हमारा 124 ग्राम। तो रिक्वायर्ड मास क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड मास आपका हो जाएगा 0.54 इंटू 124। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आएगा उतना ग्राम हो जाएगा। कितना आया मल्टीप्लाई करके? सर 66.96 ग्राम। 66.96 ग्राम, यानी 12.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना चाहिए? 66.96 लीटर 96 ग्राम क्या चाहिए? कॉपर कार्बोनेट। तो 66.96 ग्राम जो है CuCO3 को जब हीट करेंगे तो 12.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर। अब आगे चलें। चलिए, इसमें देखिए क्वेश्चन जब हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में तभी हमको ये ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। जब आप करेंगे क्वेश्चन तो आपको प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगा तो आपको वो ज्यादा टाइम तक आपके पास स्टोर रहेगा वो चीज। नहीं तो फिर जैसे एक कान से सुने और दूसरे कान से निकल जाना, उसी तरह से चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन पे आते हैं। फिर उसके बाद अभी फिर ये आएगा मोल वगैरह, फिर आएगा आपको आगे सॉल्यूशन में, इसी यूनिट में सॉल्यूशन, जहां पे हम स्ट्रेंथ अभी परसेंटेज बाय कंपोजिशन नहीं देखे हैं। परसेंटेज कंपोजिशन अभी हम लोग मोल के कंसेप्ट में नहीं देखे हैं, ठीक है। और मोलालिटी ये सब, और नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये सब चीज में फिर कैलकुलेशन में हमारा मोल कॉन्सेप्ट फिर आएगा। इसलिए थोड़ा अभी हॉल्ट दे रहे हैं, आप उसको पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम होगा इस बीच में आप पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में हम उसको ले लेंगे। और समझ में, और ऐसे क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो एक थोड़ी ये अब थोड़ा ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल और रिएक्शन से संबंधित है। यहाँ पे देखिए कि हम लोग बेस पढ़े हैं, ये एसिड पढ़े हैं, तो एक टर्म होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड और बेसिसिटी ऑफ एसिड। इसको बेस से कोई रिलेशन नहीं है कि बेसिसिटी लिख दिया तो ये इसका स्ट्रेंथ बताएगा, ये क्या बताएगा, ये उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन इसको नाम दिया गया है बेसिसिटी ऑफ एसिड। और दूसरा चीज है एक उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट एसिडिटी ऑफ बेसेस। दोनों जो है कंसेप्चुअली तो एक ही तरह के हैं, बस वहां पे आयन चेंज होता है। एक जगह हमारा H+ आयन आयोनाइज होता है और दूसरी जगह OH- आयन आयोनाइज होता है। आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग पढ़े थे कि एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं, वैसे केमिकल हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं, यानी H+ आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो उस बेसिस पे हाउ मेनी नंबर ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, यानी आयनाइजेबल आयन, ऐसे नहीं किसी में होते हैं कि H+ आयन, H आयन है, एक से हाइड्रोजन एटम एक से ज्यादा ज्वाइंट है, लेकिन
वो H प्लस आयन नहीं रिलीज करता उतना जितना हाइड्रोजन है। तो उस कंडीशन में थोड़ा ध्यान रखेंगे क्या कि नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस, जितने H प्लस आयन जो है आयोनाइज हो, यानी जैसे ही मान लीजिए हम उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाए, पानी में उसको डिसॉल्व किए, एसिड को पानी में डाले, तो वो क्या होगा H प्लस और दूसरा जो आपका ऑक्साइड है या फिर नॉन मेटल है उस निगेटिव आयन में टूटेगा। जैसे HCl को ही, HCl को हम लोग डिसॉल्व करेंगे, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी उसमें पानी में HCl को ऐड करेंगे तो वो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में। तो जो कितना H प्लस आयन जो है वो आयनाइज होता है कितने में, मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में। जैसे यहाँ पे देखिए H प्लस आयन HCl में कितना H प्लस, कितना H है दिख रहा है यहाँ, नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने हैं HCl में, एक। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, अगर इस उसको एक्वा सॉल्यूशन में अगर डालेंगे तो वहां पे हमको एक H प्लस और Cl माइनस मिलेगा, यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन H प्लस आयन और एक Cl माइनस आयन। इसीलिए वन और बेसिक मतलब बेसिसिटी, यानी इसको बोला जाता है मोनोबेसिक, यानी जहां से जिस एसिड को एक्वा सॉल्यूशन में एक H प्लस आयन एक मॉलिक्यूल। तो चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस आयन के हिसाब से हम बेसिसिटी डिसाइड करते हैं किसी भी एसिड का। अगर वहां से एक मॉलिक्यूल ऑफ H एसिड से अगर एक आयन रिलीज होता है तो हम उसको बोलेंगे मोनोबेसिक। हाँ बेसिसिटी क्या होता है सर? बोलिए। बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी नाम दिया गया उस, सुनिए आपका पहले आवाज सुनिएगा नहीं आ तब रहा है तो। सर। बेसिसिटी होता है वो प्रॉपर्टी है, हेलो आवाज आ रहा है अभी? यस सर आ रहा है। चलिए, बेसिसिटी वह प्रॉपर्टी होता है जिससे ये रिप्रेजेंट होता है कि वो कितना H प्लस आयन किसी सॉल्यूशन में रिलीज कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में अपने कितने H प्लस आयन डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, जब उसको उस एसिड का हम एक्वस सॉल्यूशन अगर बनाएंगे तो उसमें कितने H प्लस आयन वो रिलीज करेगा, यही कहलाता है उस एसिड का बेसिसिटी। समझे? यस सर। चलिए जैसे देखते भी है, ये देखिए जैसे HCl है, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे H2O में, तो ये क्या फॉर्म करेगा, H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको आप बैलेंस करने जाएंगे तो ये बैलेंस है ऑटो, तो ये कितना आपको H प्लस आयन रिलीज हुआ यहाँ पे 1, और 1 के लिए हम लोग क्या टर्म देते हैं, मोनो। ठीक है, वैसे ही H2SO4, H2SO4,
ठीक है, यहाँ पे हम वाटर इसमें मिला रहे हैं, तो ये क्या बने, यहाँ क्या मिलेगा आपको H+ और SO4-2। यहाँ पे कितने H+ आएंगे, 2H+ आएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है डाई। ठीक है, और बेसिसिटी निकाल रहे हैं तो उसके साथ लगाया जाता है डाई के साथ बेसिक। तो H2SO4 कैसा है, डाई बेसिक है। ये कैसा है, HCl कैसा है, तो ये है मोनोबेसिक। बेसिक। वैसे ही अब यहां देखिए कि क्या सभी जितने भी इसमें, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 2H है इसलिए 2H छोड़ दिया, यहाँ पे दिख रहा है कि 1H है तो 1H छोड़ दिया, क्या सब में जितना H होगा उतना ही हमारा बेसिस, उसका बेसिसिटी होगा? ऐसा नहीं होता है, उससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा होने की संभावना नहीं है। जैसे यहाँ देखिए HCOOH फॉर्मिक एसिड, तो यहाँ पे ये जो ये है ये मोनोबेसिक होगा क्योंकि ये एक ही H+ आयन रिलीज करता है। अब H+ आयन रिलीज करने के का क्या क्राइटेरिया है कि जो आयन, जैसे यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है C, यहाँ डबल बॉन्ड O और ये H और एक H यहाँ जुड़ा हुआ होता है। ये H जो है ये आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज कौन सा होगा, ये H आयोनाइज होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जिसके कारण ये जो दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन जो है अपने पास कैप्चर कर लेगा, रख लेगा, और ये हाइड्रोजन जो है H+ आयन बन के रिलीज हो जाएगा सॉल्यूशन। तो जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए आयंस होते हैं, खासकर हाइड्रोजन आयन, वही जो है H+ आयंस फॉर्मेशन में जाते हैं या H+ आयन के फॉर्म में एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो पाते हैं। इसलिए ये H+ ये जो H है वो आयनाइज नहीं होगा, केवल ये H जो है आपको आयनाइज होगा। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है कि H3PO4 एंड H3PO3, दो एग्जाम्पल है इसमें। एक H3PO4 और H3PO3। इसका नाम क्या है सर? ये दो कंपाउंड, हाइड्रोजन। ठीक है। एक क्या चीज, इसका नाम क्या है सर? हाइड्रोजन फॉस्फेट ऑक्साइड। H3PO4 का यस सर। फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 का फॉस्फोरिक एसिड, ओके सर। और H3PO3 जो होगा वो होगा आपका फॉस्फोरस एसिड। अगर वो है तो पेन, अगर वो है कॉपी है तो लिख लीजिए उसमें PO4 फॉस्फोरिक और PO3 फॉस्फोरस एसिड। चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, और ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फॉस्फोरस
जैसे सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस होता है ना, H2SO4 को सल्फ्यूरिक और H2SO3 को सल्फ्यूरस, वैसे ही ये फॉस्फोरिक और ये फॉस्फोरस। यहाँ पे देखिए, अब ये जो होता है फॉस्फोरिक एसिड जो है ये ट्राई बेसिक होता है, 3H+ आयन यहाँ से रिलीज हो सकता है, और ये होता है डाई बेसिक, यहाँ से बस केवल 2H+ आयन रिलीज होता है। कैसे होता है, क्यों होता है ये? तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि वही हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा जो कि ऑक्सीजन से डायरेक्टली कंबाइन, जो कि डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, वही आपको रिलीज होगा। तो चलिए इसका देखते हैं, पहले H3PO4 का स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर उसका होता है। ये आपका एक हो गया बीच में सेंट्रल में फॉस्फोरस एटम P, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, बाकी सिंगल सिंगल बॉन्ड से 3 ऑक्सीजन, 4 हो गए। अब इन तीनों ऑक्सीजन से एक एक हाइड्रोजन कंबाइन, ये तीनों हाइड्रोजन जो हैं, जैसे ही हम इसमें लिक्विड इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, ये तीनों के तीनों H+ में बदल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसी के साथ कि इसमें क्या चेंजेज है, या इसमें ये क्यों डाई बेसिक है। तो इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे P, यहाँ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, बाकी बचे 2 ऑक्सीजन, इस तरह से ज्वाइंट है, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें ज्वाइंट होता है डायरेक्ट फॉस्फोरस। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन से डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन कंबाइंड है? फॉस्फोरस एसिड में ऑक्सीजन से डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन कंबाइंड है? 2। तो यही दोनों बस केवल आयनाइज हो पाएंगे, यही दोनों H+ आयंस में डिसोसिएट हो पाएंगे। इसीलिए ये कितना वो करता है, 2H+ आयन अपने एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्म करता है। इसीलिए ये डाई बेसिक है और ये ट्राई बेसिक है। समझ में आया? चलिए, यस सर। क्राइटेरिया क्या है डिवीजन का? डाई बेसिक, ट्राई बेसिक डिवीजन का क्राइटेरिया क्या है? डाई बेसिक, ट्राई बेसिक डिवीजन का क्राइटेरिया है कि जितने H+ आयन वो के फॉर्म में आयोनाइज होगा, वही उसका बेसिसिटी कहलाएगा। तो इसको हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू में ही रिप्रेजेंट करते हैं, मोनोबेसिक, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक, ठीक है। उसके बाद वैसे ही बेसिक एसिडिटी, तो बेसिसिटी से ज्यादा हम लोग को वो रहता है एसिडिटी ज्यादा उतना यूटिलाइज नहीं होता, लेकिन एक एसिडिटी भी हम लोग को जानना चाहिए, एसिडिटी ऑफ बेसेस। तो जितना नंबर ऑफ OH- आयन आयनाइज होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस में, वही कहलाएगा वो उसका क्या, बेसिसिटी, एसिडिटी ऑफ बेसेस। 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस में जितने नंबर ऑफ OH- आयन आयनाइज हो पाएगा, वही कहलाएगा उसका एसिडिटी ऑफ दैट बेस। अब एक चीज इसमें रहा, क्या कोई एसिड जो है क्या डाई बेसिक और मोनोबेसिक दोनों शो कर सकता है? तो ये चांस है, कर सकता है रिएक्शन में। ये हमारा अभी आगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ेंगे, तो वहां पे हम ये पढ़ेंगे कि जब कोई
कार्बोनेट वगैरह जब है, या जब कोई हाईली एक्टिव एलिमेंट, जैसे एक साथ सल्फ्यूरिक एसिड से दो जो है आपको मेटल जब कंबाइन होते हैं आयनाइजेशन, उसमें ये जब साल्ट बनाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो वहां पे एक ही H प्लस आयन आयनाइज होता है। तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे उसके बाद। ऐसे ये जान लीजिए कि लेकिन जो एक ही जिसमें H है, जैसे HCl, HNO3, ये क्या होगा, ये हर समय मोनोबेसिक ही होगा, यानी एक ही H प्लस आयन इसके एक मॉलिक्यूल से रिलीज हो सकता है या आयोनाइज हो सकता है। डाई बेसिक में एक हो सकता है, दो भी हो सकता है, और जो ट्राई बेसिक है उसमें एक, दो, तीन हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है रिएक्शन किस कंडीशन में और किस इन्वायरमेंट में कंप्लीट हुआ है। लेकिन जितने हाइड्रोजन हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे H2SO4 में या H2SO3 या H2CO3, इन सब में बोला जाए कि क्या ये ट्राई बेसिक हो सकता है? नहीं, तो ट्राई बेसिक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें दो ही हाइड्रोजन है कि जो आयोनाइज हो सके। ठीक है, उसके बाद बेसेस। बेस होते क्या है? तो बेस जो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वैसे केमिकल या वैसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में OH आयन रिलीज करें या OH आयन फॉर्म करें। लिखा हुआ है यहाँ आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेसेस, ए सब्सटेंस दैट रिलीज OH आयन अपॉन डिसोसिएशन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ए बेस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH को अगर हम उसके एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो Na प्लस और OH आयंस में क्या होगा? टूट जाएगा। वैसे ही KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तो वो भी K प्लस और OH आयंस में डिसोसिएट होगा। तो कुछ प्रॉपर्टी होते हैं स्पेशल, जैसे कि बेसेस जो होते हैं बेटर इन टेस्ट होते हैं। बेसेस हैव सॉफ्टी टच, यानी स्लिपरी टच होता है, वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जैसे अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये बहुत कंफ्यूज कर दे हो जाता है कि बेसेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। आप ये याद रखिए, B फॉर बेस एंड B फॉर ब्लू, यानी बेस जो है वो कैसा कर देगा? ब्लू कर देगा लिटमस। ठीक, तो बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। फिर जो अब इसमें कुछ बेसेस होते हैं, जैसे एसिड तो सारे के सारे लगभग मैक्सिमम एसिड जो है वाटर सॉल्युबल थे, वाटर में घुल जाते हैं वो। लेकिन कुछ बेसेस जो होते हैं वो ही केवल वाटर सॉल्युबल हो पाते हैं, इसीलिए उसको अल्कालिज बोला जाता है। यानी वैसे बेसेस जो अल्कालिज, जिनको उनको नाम दिया गया है, जो कि वाटर सोल्यूबल हो, यानी वाटर में वो घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए। इसीलिए आप लोगों ने, किसी ने पूछा था कि इसको अल्कालिन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, इसको अल्कालिन मेटल क्यों बोलते हैं? तो अल्कालिन ये सब वही नाम है, वो है जो कि वाटर रिलेटेड है, वाटर में ये आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, इनको इसीलिए अल्कालिज बेस बोला जाता है। उसके बाद जो है बेस जो है किससे रिएक्शन करके बनते हैं? जितने भी मेटालिक ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड या एक्वस अमोनिया NH3, या ये जो हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद साल्ट बनाते हैं। तो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड है और अमोनिया जो है, ये अमोनिया कंपाउंड जो है वो क्या कहलाएगा? वो आपको बेस कहलाएगा, वो बेस के नाम से जाना जाता है, या बेसिक नेचर का वो होता है। तो बेसिक ऑक्साइड या बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड, ये जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करेगा
तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। साल्ट एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और साल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहां देखते हैं हम लोग, जैसे देखिए मान लीजिए HCl, ये अपने इक्वस फॉर्म में क्या बना लेगा, H प्लस एंड Cl माइनस। ये H प्लस जो है ये ज्यादा टाइम के लिए अपने फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, यानी ये क्या करेगा, ये H प्लस जो है वो वाटर से कंबाइन हो जाएगा प्लस H2। तो ये क्या बना लेगा, H3O प्लस, इस फॉर्म में। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड या लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया या फिर इसको लिखिए एक्वस अमोनिया। ये जो है ये इससे रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, रेस्पेक्टिव साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये क्या बना देंगे, ये रिस्पेक्टिव साल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। कैसे, इसमें जैसे ही हम मेटल ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड को क्या करेंगे, एक्वस फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बनाएगा मेटल आयन, मेटल आयन प्लस OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ये हाइड्रो ऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करेगा आपको यहाँ, और ये जो मेटल आयन है ये रिएक्ट करेगा आपको कहाँ, इस क्लोरीन से, या जो भी आपका निगेटिव आयन जो है उस सॉल्यूशन में, उससे। यहाँ HCl हम लोग लिए हैं इसलिए क्लोरीन है, अगर H2SO4 लेते हैं तो वहां पे SO4 निगेटिव होता। तो ये मेटल आयन तो ये बना लेगा आपको क्या चीज, साल्ट। जैसे इसके यहाँ मान लेते हैं कि वो मेटल Na है, सोडियम Na प्लस, तो ये रिएक्ट करके क्या बन जाएगा यहाँ पे NaCl, और ये बना लेगा आप 3 करके H2। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब बोलिए। हाँ, जहां से हीट इवॉल्व होता है, यानी हीट बाहर निकलेगा। तो क्या हम लोग एक बार बहुत सारा एसिड लेकर और उसमें वाटर ऐड कर सकते हैं? क्या करना चाहिए, एक छोटा सा बीकर लिए उसमें वाटर है, क्या हमको एक साथ बहुत सारा वाटर जो है एसिड में ऐड कर सकते हैं?
सर आवाज नो कट रहा सर है। हेलो, नहीं कर सकते हैं सर। क्या होगा, क्यों नहीं करेंगे? सर एसिड पे जब मतलब वाटर मिक्स करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाई अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व करता है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पे वो डेंजरस हो सकता धीरे है, धीरे कर। खतरनाक हो सकता है, इसलिए यस, इसलिए धीरे हाँ, धीरे इसलिए क्या करते हैं। करते हैं हम लोग कि हम लोग एसिड में वाटर डिसॉल्व करते हैं, और वो भी लिटिल अमाउंट में, थोड़ा थोड़ा करके। ज्यादा अगर एक बार में हम लोग वहां पे अगर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और स्प्लैशेस या एक्सप्लोजन हो सकता है, वहां आग भी लग सकता है, या फिर वहां पे वो बीकर फट भी सकता है, टूट भी सकता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर में जो ये एसिड में स्लोली वाटर को मिलाते हैं और उसको स्टीयर करते हैं, घुमाकर मिक्स कर देते हैं। फिर अगर और उसको डाइल्यूट करना हो तो उसको और वहां पे थोड़ा सा और लिक्विड मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे लिक्विड उसमें ऐड करके हमको जो रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन पर लेके जाते हैं। ठीक, सर तो हाँ और वाटर पे बोलिए। एसिड क्यों नहीं मिलाते हैं सर? वाटर में एसिड मिलाएंगे तो कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, वो रिएक्शन तो वैसा ही हो जाएगा, खतरनाक सा। ओके सर। कॉन्सेंट्रेटेड ही मिलाओगे ना, यस सर। कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसमें कितना है वो कैसे पता चलेगा? वाटर जो आप लीजिएगा, वो वाटर का वाटर का जो जो आप ले रहे हैं, वाटर तो ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं आप, कम ही ले रहे हैं ना। यस सर। और उसमें जितने भी OH H2O उसमें है, आप वो अगर थोड़ा सा भी आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिला रहे हैं तो उसमें कितने मोल हैं ये क्या पता चलेगा? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वहां पे ऑक्सीजन वगैरह है तो वो हम कंट्रोल कर लेते हैं फिर, लेकिन एसिड के कंसंट्रेशन के हिसाब से फिर हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग एसिड में वाटर मिलाते हैं, वाटर में एसिड नहीं। क्योंकि जा सकता है। ठीक, ओके सर। तो क्या होता है ऐसे भी कि जो हमको अगर कंसंट्रेशन वो करना है तो सॉल्यूट को हम लोग मिला मिला के उसको करते हैं, क्योंकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हमको बढ़ाना है। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो भी है उसमें उसको हम वहां पे धीरे धीरे ऐड करते हैं, ऐसा रहेगा। तो क्या होगा कि अगर हम सॉल्यूट पहले डाल दिए, जितना हमको कंसंट्रेशन चाहिए उससे ज़्यादा वो मतलब एसिड पानी है, और फिर हम लिक्विड को कंसंट्रेट करेंगे तो कंसंट्रेशन में ही हमारा गड़बड़ हो जाएगा। कंसंट्रेशन जो बनाना है, मान लीजिए कितना, अभी पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन शब्द क्या होता है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या होता है। सॉल्यूट वो होता है जो कि कम मात्रा में मिलाया जाए। जैसे आप चीनी और पानी का घोल बनाते हैं तो पानी का अमाउंट ज्यादा होता है और चीनी का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। लेकिन केमिस्ट्री के कंडीशन में हम वहां पे वेट में नहीं लेते हैं, हम वहां पे नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में लेते हैं। ठीक है, ये हो सके ज्यादा जिसका वेट है वो केमिस्ट्री के टर्म में सॉल्यूट हो जाए, क्योंकि वहां नंबर ऑफ मोल कम है, और जिसका ज्यादा कम वेट है वो सॉल्वेंट का काम करे, क्योंकि वहां नंबर ऑफ मोल उसका ज्यादा है। तो उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे जो है ये आप रिएक्शन देखिए, जो नोट्स में रिएक्शन जो दिया बताया गया है कि देखिए बेसिक ऑक्साइड हमने लिया है Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। ये क्या है, H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है साल्ट Na2SO4। Na2SO4 एक न्यूट्रल साल्ट, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये जो Na2SO4 है इसके पास ना तो एसिडिक कैरेक्टर होगा और ना ही बेसिक कैरेक्टर होगा, ये ना एसिड होगा ना बेस होगा,
इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड को या बेसिक हाइड्रोक्साइड को या बेस को एसिड से रिएक्ट कराना और साल्ट बनाना, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिक ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराया, साल्ट बना और उसके साथ वाटर बना, Na2SO4 प्लस H2। वैसे ही बेसिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए और उसको फिर रिएक्ट कराएं H2SO4 से, यहाँ भी आपको Na2SO4 बना और 2H2O बना। यहाँ हाइड्रोक्साइड लेने से यही चीज हुआ, यहाँ पे आपको H2O का जो है डबल H2O बना और हमको 2 Na वहां पे NaOH लेना हो। तो दोनों कंडीशन में साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, बस क्या अंतर होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स में फॉर्मेशन में डिफरेंसेस। ठीक, तो अल्कालीज क्या है, अल्कालीज जो है एक वाटर सॉल्युबल बेस है जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर OH माइनस आयंस जो है रिलीज करता है। कौन कौन से अल्कली, सोडियम, पोटेशियम, जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं वो ज्यादातर अल्कालीज मेटल कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, जैसा हमने वहां पे एसिड का क्लासिफिकेशन किया था किस बेसिस पे, वहां पे 3 हम लोग क्राइटेरिया लिए थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ origin and on the basis of concentration। तो यहाँ हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नहीं लेते क्योंकि ये जो बेसिस होते हैं वो आपको इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस वैसे बेस होंगे जो कि जो कंप्लीटली OH माइनस आयन में आयनाइज हो जाए, देयर एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन में उनको हम डालें तो वो कंप्लीटली क्या हो, OH माइनस आयन में। तो सोडियम, पोटेशियम, जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वीक बेस वैसे बेस होंगे जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो, यानी वो पूरे के पूरे OH माइनस आयन में के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं, डिसॉल्व हो जब वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में या अपने एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो पार्शियली आयोनाइज हो। ठीक है, वैसे बेसिस वीक बेस कहलाएंगे, जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। लेस रिएक्टिव मेटल जो है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन बेसिस में उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। इसमें भी 2 टाइप है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस। कॉन्सेंट्रेटेड बेस वो होगा जिसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जो बेस का अमाउंट होगा वो अधिक हो, हाई हो। व्हेन ए हाई अमाउंट ऑफ बेसिस इज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। फिक्स अमाउंट, जैसे मान लीजिए 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें ज्यादा मात्रा में आपका बेस प्रेजेंट है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन हुआ। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड, ये किसी न किसी के तुलना में कंपेयर में ही हम स्टडी कर सकते हैं। कोई एक डाइल्यूट होगा, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जिसमें होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो डाइल्यूट कौन सा होगा, जिसमें लेस अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट इन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जहां जो है मात्रा कम हो, अमाउंट कम हो बेस का फिक्स सॉल्यूशन में, वो कहलाएगा डाइल्यूट बेस। तो 2 क्राइटेरिया है जिसमें हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे कॉन्सेंट्रेटेड बेस एंड दूसरा डाइल्यूट बेस। तीसरा चीज है अब इसमें कि हम लोग
उससे पहले जितना भी प्रॉपर्टी पर है एसिड और बेस का, वो फिजिकल प्रॉपर्टी पर है, यानी एक सोर इन टेस्ट, एक बिटर इन टेस्ट, एक का सॉफी टच, एक होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एक लिटमस पेपर को, जो बेस जो है वो लिटमस पेपर को रेड को ब्लू कर देता है, एसिड जो है ब्लू को रेड कर देता है। तो ये हम उसके ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टी पर है। यहाँ हम लोग देखेंगे एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए कि एसिड और बेस का रिएक्शन, जब हम किसी एसिड और बेस को मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो क्या उसमें चेंजेज होगा, कैसा रिएक्शन होगा, क्या चीज उसमें बनेगा और क्या वहां से बन के निकलेगा। जैसे किसी भी एसिड को हम किसी मेटल से अगर रिएक्ट कराएंगे तो वहां पे जिंक, जैसे यहाँ पे हमने जिंक को कराया है H2SO4 से, तो जिंक सल्फेट बनना प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हुआ। तो H2SO4 को रिएक्ट कराया Zn से, जिंक से, तो वो ZnSO4 बनाया और H2 जो है हाइड्रोजन गैस वो वहां से रिलीज हुआ। सभी का सभी जो है सेकंड कंडीशन है, ये तो है आपका एसिड में। अब यहाँ पे जो भी हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, लेकिन वैसा मेटल लेना पड़ेगा जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाए, यानी हाइड्रोजन को वहां से हटा पाए, यानी हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव। ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहां से जेड ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और खुद जाके SO4 से रिएक्ट कर गया। बेसेस के केस में क्या होगा, तो बेसेस के केस में केवल एल्काइलिज बेस ही रिएक्ट कर पाएगा। एल्काइली बेस जो है वही केवल रिएक्ट कर पाएगा और वो ऑक्साइड फॉर्म में बना लेगा। जैसे यहाँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेस है, इसको रिएक्ट कराया जिंक से, तो ये बना लिया Na2ZnO2, यानी ये भी एक साल्ट। यहाँ पे अगर हम इसको डिसॉल्व करेंगे, इसको अगर वो करेंगे आयंस में अगर तोड़ेंगे तो Na प्लस Zn2 प्लस और O माइनस बनेगा। तो ये एक साल्ट है और इसके साथ, साल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। इसलिए जब हम, लेकिन ये सारा का सारा बेस ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, ओनली अल्काइलिज बेस ही केवल मेटल से रिएक्ट कर पाएगा। सर तो हाँ बोलिए। Na2ZnO2 ये कैसे बनता है सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के कांटेक्ट में आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के कांटेक्ट में आएगा तो वो रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। वो नहीं हाइड्रोजन जो सर, जिंक, हाँ मतलब Na2ZnO2 ये कैसे फॉर्म करता है, ये समझ में नहीं, समझना चाह रहा देखिए यहाँ से हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको H2, है। यस सर, यस सर। यहाँ पे 2NOH है। इस H को जो है, जो आपका OH आयन जो है, यहाँ से जो H है, इस H को Zn रिप्लेस कर देगा। एक केमिकल रिएक्शन होता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप लोग 10th में पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं? यस सर। क्या होता है? रिएक्शन इन विच मतलब कोई मेटल जो हाईली रिएक्टिव होता है वो उससे लोअर को साइड कर देता है, वो लोअर को वहां से हटा देता हटा देता है। है, ठीक है। उसमें आपने एक चीज याद किया होगा, रिएक्टिविटी सीरीज। यस सर। उसमें हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर। हाँ, उसमें सबसे ऊपर आपको पोटेशियम आता यस सर। है ना, यस सर, और पोटासियम, उसके बाद सोडियम।
और जो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से 2 स्टेप ऊपर है। याद है कुछ? यहाँ ऐसे थोड़ा सा जेड याद है ज्यादा। जेडन होगा, Fe होगा, और ये उसके बाद लेड होता है Pb, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम आएंगे रिएक्टिविटी घटते जाएगा। उससे पहले भी होता है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, तो वो भी लिख दें। जेडन से पहले आपको होगा Al, एल्युमिनियम, इससे ऊपर होगा आपको Mg, मैग्नीशियम, इससे ऊपर कैल्शियम, और फिर सोडियम और पोटेशियम, Na और K। सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव पोटेशियम, और जैसे जैसे ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं रिएक्टिविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कि जो हाइड्रोजन जो है उससे ऊपर है, यानी जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो OH आयन जो फॉर्म होता है, जैसे ही इसको हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में जाएंगे तो यहां से जो ये H है, इस H को हटाकर जिंक खुद इससे कंबाइन कर लेता है, Zn। तो जिंक क्या होगा? जिंक, ये जिंक के तरफ जाएगा, OH माइनस आयन है, OH माइनस जो है जैसे ही इसको एक्वस फॉर्म में जाएगा या जिंक के संपर्क में आएगा, ये क्या होगा? जिंक से H को हटा के यहाँ पे जिंक चला जाएगा, उसी से ये रिएक्शन टेक प्लेस होगा। जैसे NaOH प्लस Zn। Zn, ठीक है, तो 2 H, एक H माइनस और एक H। अब यहां पे क्या होगा आपका कि जो जिंक है, जिंक इससे कंबाइन होगा पहले, जो Zn है ये इस दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जिंक आके जुड़ जाएगा, ZnO2 और Na तो इनसे पहले से ही ज्वाइंट ही है। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देगा, और ये एक आयोनिक कंपाउंड है, यानी आयोनिक रिएक्शन है, इसलिए इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है कि जैसे कौन से प्रोसेस के अंदर कौन इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैसे होगा, ये चीज नहीं होता है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, बहुत तेज रिएक्शन होता है, वेरी फास्ट होता है, इसलिए इसके मैकेनिज्म के बारे में उतना स्टडी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्ट ये डिस्प्लेस्ड होगा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन फिर यहाँ से जब इसको हटा दिया जिंक ने, तो ये आपस में कंबाइन करके फिर जो H2 गैस बना लेगा, और वो गैस वहां से रिलीज हो जाएगा। समझे धनी? यस सर, थोड़ा सा आया। चलो, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हैं ना, यस सर। तो इतना इतना समझिए कि जिंक ज्यादा हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, सर वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन Na2ZnO2 ये कैसे बन रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कोई सोडियम जब कार्बोनेट ये मतलब और किससे रिएक्ट करता है तो 2 कंपाउंड बनाता है, तो वो आसानी से समझ में आ गया, लेकिन ये कंपाउंड थोड़ा लंबा है तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कंपाउंड ये है कि बस यहाँ से हाइड्रोजन को ये जिंक डिस्प्लेस कर देता है। जिंक यहाँ पे कैटायन का काम, हाइड्रोजन यहाँ पे कैटायन का काम कर रहा है OH माइनस में,
यस सर। वो है। और जिंक भी क्या चीज का काम कर रहा है, जिंक भी कैटायन का काम करेगा, Zn ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। हाँ, यस सर। तो जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है, यानी हाइड्रोजन से कम एनर्जी चाहिए ऑक्सीजन को इससे इलेक्ट्रॉन लेने में। अगर तुमको दो जगह दो दुकान से आपको दो सामान अगर मिल रहा है, एक जगह से आपको महंगा मिल रहा है, दूसरी जगह से आपको आसानी से और सस्ता मिल जा रहा है, तो आप किससे सामान लेना पसंद करोगे? आसानी और सस्ता से। सिंपल सा। तो ऑक्सीजन जो है इससे जो टाई अप किए हुए था, इससे जो रिएक्ट किए हुआ था, ये छोड़ के ये जिंक से कर लेगा। यस सर। ठीक है। और यहां से जब अब इसको कोई नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा ये फिर अपने आप से दोनों अपने बेचारों का कौन सहारा, अपना ही खुद का एक दूसरे का सहारा, तो दोनों ये मिलकर H2 बना लेंगे, हाइड्रोजन एटम बना लेंगे। ओके सर। ठीक है, ठीक है। इसको Yes, sir. सोचिए, प्रॉब्लम है उसको, कोई बात नहीं, उसको सोचेंगे थोड़ा कि क्यों ऐसा होता है। हाइड्रोजन अगर लेस रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को हटा सकता है जिंक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही चीज है। तो फिर ये चीज समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये चीज है, समझे कि ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाकी अभी ये थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन ही चलेगा न्यूट्रलाइजेशन तक, फिर उसके बाद नॉर्मलिटी वगैरह फिर न्यूमेरिकल आ जाएगा। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, ओके, वेलकम।